नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। मुझे ये अपडेट मिली है, डीपीआई की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और इस लेटर में वो सभी चीज़ें उन्होंने बता दी है किन किन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाएगा। होल्ड होने के बाद भी ये कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएंगे इन कारणों से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट होल्ड है, तो देखिए अगर इन कारणों से अगर आपको होल्ड किया गया है तो आप रिजेक्ट होगे। अगर आपको दूसरे कारणों से होल्ड कर दिया गया है जो इसमें दर्शित इसमें मेंशन नहीं है तो फिर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ओके, 8 अप्रैल को ही जारी किया गया है, आप देख सकते हो। और विषय क्या है? विषय है उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद की प्राविधिक चयन सूची एवं प्राविधिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं संबंधित कई अभ्यावेदन तथा न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। उनके निराकरण हेतु विभागीय प्रचलित नियम निर्देशों के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रकरणों को टू बी रिजेक्ट टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए, उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया जाएगा। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका होल्ड होना है क्या होना है। ओके, देखिए अगर एक ही सत्र में 2 डिग्री ली है, ओके, तो क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी द्वारा WP 109777/2020 में प्रस्तुत प्रत्यावर्तन में एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में यूजीसी की 546वीं मीटिंग दिनांक 14/5/20 मई को हुई थी, जिसमें एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने को मान्य करने की अनुशंसा की गई। परंतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी द्वारा अधिसूचना 15/1/16 के अनुसार एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य नहीं होगा। तो डबल डिग्री वालों को इनवैलिड कर दिया है फाइनली यहाँ पर विभाग ने। दूसरी बात, अगर तृतीय श्रेणी में अगर आपकी डिग्री प्राप्त है, दोस्तों अगर आपकी डिग्री तृतीय श्रेणी है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी डिग्री पर द्वितीय श्रेणी अंकित होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा गया है वो भी पढ़ लीजिए कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष योग्यता नियत है। अतः स्नातकोत्तर उपाधि में द्वितीय श्रेणी के अभ्यर्थी ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु पात्रताधारी होंगे। तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी की स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नहीं होगी। अंक सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा होना चाहिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरी बात, अलाइड सब्जेक्ट वालों को कि सह विषय में अर्जित करने में। ओके, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 26/8/18 की कंडिका 1 में स्नातकोत्तर डिग्री हेतु विषयों को स्पष्ट किया गया है। उन विषयों के अनुसार ही उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य की जाएगी। पीबी द्वारा जारी रूल बुक में भी शासन के परिपत्र अनुसार स्नातकोत्तर विषय मान्य करने का लेख है। ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी है। ओके, अब तीसरा है अतिथि शिक्षक के साथ अलग अलग अगर आपने डिग्री प्राप्त की है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, लोक शिक्षण संचालय के परिपत्र क्रमांक 26/23/6 की कंडिका 1/4 एवं 2/7 कंडिका 1 में उल्लिखित अतिथि शिक्षक के संबंधित निर्देश को विलोपित करते हुए अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन संबंधित निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए क्या कार्रवाई की जाएगी अतिथि शिक्षकों के संबंध में। ठीक है, अब देखिए, यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। मतलब आपने जहाँ पर अतिथि किया वहीं जगह से अगर आपने डिग्री भी की है तो वैलिड कर दी जाएगा। जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में, हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवसीय शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। मतलब कि अगर आपने उसी इस मुख्यालय से प्राप्त की है
तो जिस मुख्यालय में आप पढ़ा रहे थे और उसी मुख्यालय से अगर आपने डिग्री प्राप्त की है तो उस डिग्री वाला सीजन अतिथि अनुभव में काउंट नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है। यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की गई है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। उसकी अभ्यर्थता गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी हेतु मान्य की जाएगी। मतलब उसको अतिथि शिक्षक में काउंटर नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये बोल रहे हैं कि गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी हेतु मान्य की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये कैसी तरह से मान्य करेंगे ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि यूआर की लिस्ट तो ऑलरेडी बन चुकी है। अब यूआर में अगर जो कैंडिडेट अतिथि में पहले ही जा चुके हैं, अब उनको यूआर में किस तरह से ये लाभ देंगे ये डीपीआई का काम है, हमारा काम नहीं है, ये डीपीआई बताएगी। उसके बाद शैक्षणिक सत्र 3 होना चाहिए और 200 कार्य दिवस होना चाहिए। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा है, कम है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भर्ती विज्ञापन दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट मुझे पूछ रहे थे सर क्या है भर्ती विज्ञापन, तो 29/12/2019 तक आपकी शैक्षणिक योग्यताएं कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए जिनको होल्ड किया गया है उनको टेंशन होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस को मान्य कर दिया जाएगा, आपकी चाहे वैधता समाप्त हुई हो नहीं हो कुछ भी, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस को लेकर मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स को होल्ड कर दिया गया। तो दोस्तों कुछ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि डीओएस अधिकारी जो होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको अगर थोड़ा डाउट होता है तो वो होल्ड कर देते हैं, वो रिस्क नहीं लेते खुद पर, वो डीपीआई को छोड़ देते हैं। भाई आप डीपीआई कुछ भी आपके ऊपर करेगा, हमें नहीं पता। तो इस तरह से डीओ को एक अधिकार होता है कि वो प्रकरण को अगर नहीं समझ में आ रहा कोई प्रकरण आपको, तो वो भोपाल में इस प्रकरण को भेज दीजिए, मतलब आप उसको टू बी होल्ड कर दीजिए। अगला पॉइंट देखिए, पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने के कारण। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किन्हीं कारणवश दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे उन अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति जारी कर दस्तावेज अपलोड करने हेतु अवसर दिया गया। इसके बावजूद किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध है तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थता मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा। चलिए आपका एक सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट हमने अपलोड नहीं किए, तो आपने अगर भले ही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, आप वो डॉक्यूमेंट ले जाइए, वहाँ पर भी सत्यापन अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट को संचालनालय को भेज देगा, उस प्रस्ताव को। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। और डॉक्यूमेंट को लेकर जिनको होल्ड किया गया उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अगर आपने एनओसी प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपको एनओसी वहाँ पर दिखाना पड़ेगी, सिंपल सी बात है। या फिर आपने रिजाइन कर दिया तो रिजाइन पत्र भी दिखाना होगा आपको, ठीक है। ये सब कुछ आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने किसी रिजर्वेशन का लाभ लिया है, आरक्षित श्रेणी में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो SC ST OBC फिर दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक वो सब कुछ आपको दिखाना होगा। चलिए फिर आपकी योग्यता है UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, D.Ed B.Ed NCT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो भी आपको दिखाना होगा। आयु संबंधी दस्तावेज, अगर आपने आयु के संबंधित कुछ लाभ लिया है दोस्तों तो वो तो आप दिखा दोगे। उसके बाद जन्म तिथि के लिए आपको 10वीं 12वीं की मार्गसूची दिखाना पड़ेगी, है ना। अगर आपके पास मार्गसूची में जन्म डेट नहीं है तो आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। हालांकि 10वीं 12वीं की मार्गसूची में ही अभी काउंट किया जा रहा है डेट ऑफ बर्थ को, तो आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट दिखा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो ये रहा दोस्तों, बिल्कुल उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है इस 2-3 पेज के इमेजेस में। PDF तो मेरे पास नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो चलिए मैं भी ये चीज़ें नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।